नमस्कार, मैं हूं स्वाति खंडेलवाल। लॉकडाउन 2.0 में कृषि क्षेत्र को कई राहत दी गई है। लॉकडाउन में मोदी सरकार ने खेती से जुड़े गतिविधियों को छूट दी है। फसल कटाई से जुड़े कामों को भी मंजूरी दी गई है। हालांकि इस दौरान किसानों और मजदूरों को सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों का ध्यान रखना होगा। मनरेगा के तहत ग्रामीण क्षेत्रों में काम शुरू करने की अनुमति भी दी गई है। और अगर हम देखें तो किसानों की फसल और सब्जियों को मंडियों तक पहुंचाने के लिए ट्रांसपोर्ट की विशेष व्यवस्था भी की गई है, जिससे कहीं गतिविधियों में कमी ना आए। खेती से जुड़े प्रोडक्ट्स और इक्विपमेंट की बिक्री को भी मंजूरी दी गई है। इनफैक्ट लॉकडाउन के दौरान ग्रामीण इकोनॉमी को उबारने के लिए सरकार के क्या है प्लान, साथ ही सरकार किस तरह से किसानों और मजदूरों को मदद कर रही है और आगे क्या मदद देगी, इन सभी मुद्दों पर बातचीत करने के लिए इस वक्त मेरे साथ खास मेहमान हमारे साथ शो में जुड़ रहे हैं। देश के कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर जी, जो कि रूरल डेवलपमेंट और पंचायती राज भी संभालते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया मिस्टर तोमर हमारे साथ जुड़ने के लिए और हमें समय देने के लिए। सबसे पहले आपसे जानना चाहूंगी, जो खाद्यान्नों के लिहाज से अगर हम देखें तो एग्री सेक्टर काफी अहम है। ऐसे में कोरोना के चलते कृषि को लेकर देश में इस वक्त स्थिति क्या है, ग्राउंड सिचुएशन कैसी है और कोरोना संकट से निपटने के लिए आप क्या उपाय कर रहे हैं इस वक्त? कोरोना वायरस संकट के दौर से देश गुजर रहा है और इस समय कृषि का काम भी बहुत तेजी से चले, यह समय की आवश्यकता है। इसलिए आप सबके ध्यान में है कि लॉकडाउन जब घोषित हुआ था तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के सभी निर्णयों में कृषि के प्रति प्रतिबद्धता प्रकट होती हुई दिखाई दे रही थी। आज कृषि के क्षेत्र में फसल कटाई का विषय बहुत अहम है। फसल कट जाए तो उसका उपार्जन किया जाए, यह भी अत्यंत जरूरी है। इसलिए फसल कटाई हो जावे तो किसान, मजदूर और जो मशीनें हार्वेस्टिंग में लगती हैं वो सारी मशीनों को अलाउ किया गया और इसी का परिणाम है कि दलहन और तिलहन की कटाई देश भर में पूरी हो चुकी है और गेहूं की कटाई अभी चल रही है, क्योंकि पंजाब, हरियाणा जैसे जो राज्य हैं इनमें बुवाई देर से होती है गेहूं की, तो इसलिए फसल कटाई 10 अप्रैल के आसपास ही शुरू हो पाती है। तो वहाँ भी शुरू हो गई है और मुझे लगता है कि यह प्रतिकूल परिस्थितियों में भी हार्वेस्टिंग का काम बहुत तेजी के साथ ग्रामीण क्षेत्र में चल रहा है। जहाँ तक उपार्जन का सवाल है जी। तो खरीद के लिए दलहन और तिलहन नेफेड खरीदे, उसे निर्देश दे दिए गए हैं। नेफेड राज्यों के साथ संपर्क में है, उसने खरीद की प्रक्रिया को प्रारंभ कर दिया है। अनेक राज्यों में खरीद तेजी से शुरू हो गई है। तो ये एक इम्पॉर्टेंट बात आपने कही तोमर जी, कि किसी को चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, जो कि किसानों के लिए एक अच्छी राहत की बात है। लेकिन माइग्रेंट लेबर को लेकर जो कंसर्न्स हैं, जो इस मुद्दे पर आप के क्या विचार हैं? क्योंकि इस बार क्या समय पर फसलों की कटाई संभव है? क्योंकि इस वक्त माइग्रेंट लेबर का अभाव है, पूरी तरह से हमें लोग नहीं मिल रहे हैं कटाई के लिए और ट्रांसपोर्ट करने के लिए। तो उस पर आप आपका क्या व्यू है? जो कारखाने में काम करने वाले मजदूर हैं वो ही मजदूर रास्ते में अटक गए और फंसे हुए हैं, क्योंकि वो अपने घर आना चाहते थे। वो सब मजदूर फसल कटाई में, हार्वेस्टिंग में काम आने वाले मजदूर नहीं थे। जो फसल कटाई के क्षेत्र में मजदूर काम करते हैं वो लॉकडाउन से पहले या तो अपने घर से निकलकर जहां उसे जाना था वहां वो पहुंच गया, और या फिर वो अपने घर से नहीं निकल पाया। यह सही है कि जितनी प्रचुर मात्रा में फसल कटाई के लिए मजदूर जाते थे उतनी मात्रा में वो लोग लॉकडाउन की स्थिति के कारण नहीं पहुंच पाए हैं। लेकिन हम सब जानते हैं कि भारत का किसान जो है प्रतिकूल परिस्थितियों में भी
ताकत के साथ खड़ा रहता है और विकल्प खोज लेता है। इसमें 2-3 चीजें अच्छी हुई हैं, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे थे जो दूर दराज काम करते थे। जब ये कोरोना वायरस की सुगबुगाहट शुरू हुई तो भय के कारण वो लोग अपने अपने घर को रवाना हो गए। तो ऐसी बड़ी संख्या भी आज गांव में और परिवार में मौजूद है जो अपने घर में, अपने खेत पर कटाई में योगदान कर रही है। दूसरा, जो हार्वेस्टिंग की दृष्टि से मशीन का उपयोग किया जाना चाहिए, तो अब मशीन का प्रयोग इस समय ज्यादा हो रहा है। ठीक है, तो आपके हिसाब से बहुत ज्यादा परेशानी नहीं होनी चाहिए क्योंकि पूरे प्रावधान किए गए हैं यहाँ पर, और सरकार ने भरोसा तो जरूर दिलाया है कि देश में अनाजों की कोई कमी नहीं होने दी जाएगी। लेकिन सर, महाराष्ट्र जैसे राज्यों के लिए क्या योजना है जहां काफी मामले बढ़ रहे हैं, इस वक्त चिंताजनक इशू है वायरस का, तो फसलों को वहां पर सही समय पर कटाई को लेकर क्या कदम उठाए जा रहे हैं ऐसे हॉटस्पॉट्स जहां कोरोना वायरस का प्रभाव ज्यादा है? देखिए, एक तो मैं आपको ये आश्वस्त करना चाहता हूं जी कि वर्तमान परिस्थिति में भी भारतवर्ष के पास पर्याप्त मात्रा में अन्न के भंडार उपलब्ध हैं। इसलिए खाद्यान्न का कोई संकट भारत सरकार के पास नहीं है। और अभी जो फसल आने वाली है उस फसल में भी किसी प्रकार की दिक्कत नहीं आएगी। पर्याप्त मात्रा में हमारे पास खाद्यान्न की उपलब्धता बनी रहेगी। जहां तक महाराष्ट्र का सवाल है, तो निश्चित रूप से महाराष्ट्र राज्य हुआ, केरल हुआ, कई कई राज्यों में कई कई जिले हैं जहां कोरोना के हॉट स्पॉट हैं। तो अब हम इतना तो सभी समझ सकते हैं कि किसी भी निर्णय को लेते समय हमें ये तो ध्यान रखना पड़ेगा कि सबसे पहले इंसान की जिंदगी महत्वपूर्ण है और इंसान की जिंदगी बचाना यह सरकार की भी प्राथमिकता है, अर्थव्यवस्था की भी प्राथमिकता है और सभी लोगों की प्राथमिकता पर पहले जीवन को बचाना है। और इसलिए जितनी भी छूट एग्रीकल्चर के क्षेत्र में, ग्रामीण विकास के क्षेत्र में या अन्य क्षेत्र में दी जा रही है, तो यह इस बात को सुनिश्चित करते हुए दी जा रही है कि लॉकडाउन के जो निर्देश हैं और स्वास्थ्य मंत्रालय के जो कोरोना वायरस से बचने के लिए जो निर्देश हैं, उन सब का पालन करते हुए हम लोगों को काम करना है। फेयर इनफ सर, तो ये है बात अनाज की। अब हम बात करते हैं एपीएमसी मार्केट की, जहां कोरोना के कई पॉजिटिव मामले भी सामने आए थे। ऐसे में वेंडर्स ने सब्जियां फेंक दी या वो खराब हो गई। ये जो प्रॉब्लम है यहाँ पर, इसको आप कैसे देख रहे हैं? कीमतों में बढ़ोतरी देखने को मिल रही है यहाँ, लोग एटलीस्ट ऐसा मान रहे हैं, हमें ऐसे रिपोर्ट्स आ रहे हैं। इस तरह की मनमानी कीमतों को रोकने पर और वेंडर्स की मदद करने के लिए क्या कदम उठाएंगे सरकार की तरफ से? एपीएमसी मार्केट की स्पेसिफिक अगर बात करूं, सब्जियां, फल फूल की बात करें तो उन पर आपका क्या व्यू है? देखिए, अभी जब लॉकडाउन घोषित हुआ था तो देश में काफी सख्ती थी जी, लेकिन उस समय भी आपने अनुभव किया होगा कि कोई ऐसा व्यक्ति नहीं मिलता था जिसको सब्जी न मिली हो। लेकिन यह सच है कि स्थितियां तो प्रतिकूल हैं और लॉकडाउन है, लोगों को घर में रहना है, सामाजिक दूरी का निर्वहन करना है। तो ऐसी स्थिति में पहले जैसी स्थिति बहाल हो जाए यह तो संभव नहीं है। लेकिन इतनी प्रतिबंध होने के बावजूद भी सब्जी की कहीं भी किल्लत नहीं हुई। लेकिन यह सच है कि जितनी मात्रा में सब्जी और आ सकती थी उतनी प्रचुरता में वो मंडियों में नहीं आ सकी है। इसके कारण किसान को आंशिक रूप से परेशानी हुई है। लेकिन इसका दूसरा एक पक्ष यह भी है कि जो सब्जी शहर आती थी, वो सब्जी में जो शहर आने से बची वो सब्जी गांव में बिक गई, क्योंकि आमतौर पर कोई भी किसान होता था वो गांव में सब्जी नहीं बेचता था, अपने माल को लेके वो शहर की मंडी में आता था। तो शहर आने से जरूर परिवहन के कारण कुछ दिक्कत आई है, लेकिन उसका परिणाम स्वरूप गांव में
सब्जी और दूध प्रचुर मात्रा में लोगों को उपलब्ध हुआ है। दूसरा जो फल का विषय है, निश्चित रूप से फल के किसान काफी पूंजी लगाकर खेती करते हैं। फल की आवाजाही ठीक से नहीं हो पाई, इसके कारण फल के किसानों को नुकसान हुआ और उनके उत्पादन के दाम गिरे। और इसको दृष्टिगत रखते हुए मैंने कुछ दिन पहले महाराष्ट्र के किसानों से बात की थी, जो सभी लगभग फल के किसान थे। उसी दिन जब मुझे लगा कि ये दाम घट रहे हैं और ये किसान किल्लत में है, तो हम लोगों ने MIS स्कीम जो हमारी केंद्र सरकार की है उसको तत्काल लागू किया और उसके निर्देश राज्यों को पहुंचाए। इस स्कीम के अंतर्गत राज्यों को ये अधिकार रहता है कि जब किसान की फसल के दाम घट जाते हैं तो वो उनसे खरीद कर और कोल्ड स्टोरेज में रखवा दे और उसके बाद जब वो ठीक भाव आए तो सेल हो जाए और जो उस समय नुकसान हो रहा है उस नुकसान को भरने का एक मैकेनिज्म है, तो उसमें आधा राज्य देता है और आधा केंद्र देता है। ओके, तो राज्य को इसके निर्देश जा चुके हैं और इससे थोड़ा सा जो प्रेशर है किसानों पर वो भी कम हो सकता है। पर सर, किसानों से सीधे फसल खरीदने के लिए राज्यों की ओर से क्या कदम उठाए जा रहे हैं? क्या निर्देश गए हैं सेंट्रल गवर्नमेंट से कि डायरेक्टली आप देखें तो फसल स्टेट्स खरीद लें किसान से, और उस तरफ और उस डायरेक्शन में आपने क्या कदम उठाए हैं? देखिए, MSP पर प्रोक्योर जब खाद्यान्न का या दलहन तिलहन का किया जाता है तो व्यवस्था सब राज्य ही करते हैं, लेकिन दलहन और तिलहन को नेफेड खरीदता है, गेहूं और धान को FCI खरीदता है। लेकिन वो खरीद राज्यों में ही होती है। राज्य के अमले के साथ ये लोग सहयोग करते हैं और राज्य के लोग खरीद करने के बाद जब वेयर हाउस में पहुंचा के अंडरटेकिंग दे देते हैं तो उसका पेमेंट किसानों को कर दिया जाता है। मैं समझता हूं कि मैंने स्वयं ने भी कृषि मंत्रियों के साथ VC की थी और हमारे अधिकारी भी लगातार उनके संपर्क में बने रहते हैं, चर्चा में रहते हैं। हर साल ये खरीद का काम होता है, इसलिए राज्य भी पूरी तरह अवेयर थे। लेकिन इस बार कोरोना वायरस संकट को दृष्टिगत रखते हुए जो सामाजिक दूरी बनाए रखना, मास्क लगाना, सैनिटाइजर का उपयोग करना, साबुन से हाथ धोना, ये सारे जो निर्देश थे इनका पालन करना भी जरूरी था। इसलिए राज्यों ने इस बार खरीद को और विकेंद्रित किया है। पहले जितने स्थानों पर वो खरीद करते थे, इस बार उन्होंने खरीद करने के स्थानों को बढ़ाया है, जिससे कम किसान आए, किसान को ज़्यादा दूर चलना भी ना पड़े और कम किसान रहेंगे, अधिक स्थानों पर खरीद होगी तो सामाजिक दूरी का भी पालन ठीक प्रकार से हो सकेगा। इसलिए MSP पर खरीद में कोई बाधा पूरी कंट्री में नहीं है। ओके, तो वहां कोई बाधा नहीं है। सर, PM किसान योजना के तहत हम देखें तो सरकार ने अप्रैल में ही 8 करोड़ किसानों को 15,000 करोड़ रुपए की सहयोग राशि दी थी। क्या सभी किसानों को पहली किश्त मिल गई है और इसके अतिरिक्त क्या किसानों को और भी कुछ मदद मिलने की योजना है जो सरकार तैयार कर रही है? किसानों को दूसरी किश्त कब तक मिलने की उम्मीद है सर? प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के अंतर्गत जी 8 करोड़ से अधिक किसानों को लॉकडाउन की स्थिति में 17,551 करोड़ रुपया उनके खातों में पहुंचा दिया गया है। 8 करोड़ ये किसान हैं, 17,551 करोड़ रुपया इन्हें दिया गया है। 20 करोड़ 40 लाख हमारी जनधन खातों की बहनें हैं, 10,000 करोड़ रुपया 500 रुपए की किस्त के हिसाब से उनको दिया गया है। 7,300 करोड़ रुपया यह मनरेगा वर्कर्स का जो वेजेज का पैसा है वो हम लोगों ने उनको पहुंचाया है। 3242 करोड़ रुपया यह प्रधानमंत्री फसल बीमा के अंतर्गत किसान को मिलना था, तो जो पहले का उनका बकाया था तो वो 3242 करोड़ रुपया
हम लोगों ने प्रधानमंत्री फसल बीमा के अंतर्गत किसानों को दिया है। ऐसे देखेंगे तो एक बड़ी राशि है जो गांव में नगद भी बैंक के माध्यम से डीबीटी करके किसान बंधुओं को नजदीक और उनके खातों में पहुंचाई गई। ओके, तो ये तो किया गया है ऑलरेडी सर, बट किसानों के कर्ज और उसके भुगतान को लेकर सरकार की क्या योजनाएं हैं? क्योंकि किसानों के कर्ज भुगतान के लिए भी हम देख रहे हैं काफी प्रेशर है इस वक्त, तो सरकार कितना और समय देगी उनको? कोरोना वायरस का संकट है और इस समय देश परेशानी के दौर से गुजर रहा है, इसलिए ग्रामीण क्षेत्र में अर्थव्यवस्था ठीक बनी रहे, ग्रामीण क्षेत्र में किसानों को किसी प्रकार की कठिनाई का सामना न करना पड़े, उनके कामकाज में कोई तकलीफ ना आए, वो रबी की फसल को काट सकें और उसको उचित दाम पर बेच सकें, खरीफ की फसल ठीक हो पाए, इसके लिए उन्होंने काम प्रारंभ कर दिया है। हम लोगों ने अभी 16 अप्रैल को खरीफ सम्मेलन भी किया था, जिसमें पूरे देश भर के लोग वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग पर मौजूद थे। उनको खाद की उपलब्धता, बीज की उपलब्धता, पेस्टिसाइड की उपलब्धता यह भी सुनिश्चित की है, किसी प्रकार की कोई कमी नहीं आने दी जाएगी। दूसरा, किसान फसल के लिए जो ऋण लेता था, उस ऋण को अगर वो 31 मार्च को चुका देता था तो उस ऋण पर ब्याज 4% लगता था, मतलब सरकार की तरफ से 3% की सब्सिडी उस पर होती थी। और तो इस 31 मार्च की तारीख को हमने इसलिए 31 मई किया क्योंकि 31 मार्च को किसान का न तो उत्पाद बेचा और ना ही वो बैंक में जाने की स्थिति में था। तो ये भी हम लोगों ने उनको एक तौर से मदद करने की कोशिश की है। और इसके अतिरिक्त भी किसानी के क्षेत्र में जहाँ जहाँ दिक्कत आ रही है, उस दिक्कत को भी हम लोग निराकरण करने की कोशिश कर रहे हैं। ओके, तो वो भी आप लगातार देख रहे हैं। बट सर, एक और कंसर्न आई है, और वर्ल्ड बैंक और अन्य एजेंसियों को अगर हम देखें तो उन्होंने FY21 के लिए ग्रोथ का अनुमान घटा दिया है, जो कि ऑब्वियस है। इस वक्त देश की ग्रोथ में कृषि का योगदान हम देख रहे हैं, ऑफ कोर्स सबसे ज्यादा है, जीडीपी का कंट्रीब्यूशन ओवरऑल। तो ऐसे में कोरोना का कृषि पर कितना असर संभव है? इससे एग्री इकोनॉमी पर कितना असर होगा सर? और क्या हम देखेंगे उसके लिए कदम उठाए जाएंगे कि उसका असर कम से कम हो? वहीं एक और बात है, जो सरकार ने 2022 तक किसानों की आय को दुगना करने की योजना बनाई थी, लेकिन ये टाइमलाइन मीट हो पाएगी इस वक्त जो स्थिति है? इस पर आपका क्या विचार है, इन दोनों ही बातों पर? आने वाले कल में जीडीपी पर क्या असर पड़ेगा, ये आज कहना मुझे लगता है जल्दबाजी है। लेकिन गांव में किसान की माली हालत पर असर न पड़े और उसके लिए क्या क्या अनिवार्यता है, वो सब कुछ करने का प्रयत्न मोदी सरकार ने बखूबी किया है। और जो निर्णय हुए हैं, उन निर्णयों को एग्रीकल्चर के क्षेत्र में भी आप देखेंगे तो किसानी को किसी प्रकार का नुकसान न हो, यह सुनिश्चित करने का काम किया है। और ग्रामीण क्षेत्र में रोजगार के अवसर खुल जाएं, ग्रामीण क्षेत्र में अधोसंरचना विकास शुरू हो जाए, प्रधानमंत्री आवास बनना शुरू हो जाए, प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के अंतर्गत सड़क बनना शुरू हो जाए, हमारे सेल्फ हेल्प ग्रुप को 20 लाख रुपए तक का बिना गारंटी के लोन मिलना शुरू हो जाए, वो अपने काम को और बढ़ा सकें। इसलिए इस पूरी ग्रामीण और कृषि की अर्थव्यवस्था को संभालने का जो निर्णय किया जा सकता था, वो भारत सरकार ने किया है। जहां तक किसान की आमदनी दोगुनी करने का सवाल है, प्रधानमंत्री जी ने आह्वान किया था कि हम 2022 तक किसान की आमदनी को दोगुनी करेंगे। इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए हम लोगों ने एक टास्क फोर्स बनाया है और कृषि के विभिन्न आयामों पर मिशन मोड में हम लोग काम कर रहे हैं। ओके सर, ग्रामीण क्षेत्र पर आप बात करें, और क्योंकि आप ग्रामीण विकास मंत्रालय भी संभालते हैं, तो ग्रामीण क्षेत्रों में कोरोना के चलते लॉकडाउन लगाने का जो फैसला किया गया, उसका कितना असर पड़ा है ग्रामीण विकास पर? और वहां पर चीजें थोड़ी स्मूदन आउट हो जाएं, उस पर आपके
क्या व्यू है? इस माहौल में ग्रामीण विकास की किन योजनाओं पर सबसे ज्यादा फोकस किया गया है? देख, ग्रामीण अर्थव्यवस्था को जी। चालना देने की दृष्टि से हम्म। अभी हालिया जो निर्देश गृह मंत्रालय के हैं जी। उसमें प्रधानमंत्री सड़क योजना के काम को शुरू करने की अनुमति प्रदान की गई है। जी। मनरेगा के काम को प्रारंभ करने की अनुमति प्रदान की गई है। प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत जो आवास बनते थे उनके काम को प्रारंभ करने के लिए अनुमति दी गई है। अभी मैं ऑफिस में ही हूँ और थोड़ी देर पहले देश भर के सभी ग्रामीण विकास मंत्रियों के साथ मैंने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग पे बातचीत की है और सभी लोग गांव की आर्थिक गतिविधि को बढ़ाना चाहते हैं। इसके लिए हम लोगों ने मनरेगा के अंतर्गत जो राशि राज्यों की बकाया थी 7,300 करोड़ रुपया, वो लॉकडाउन घोषित होते ही सारी की सारी राज्यों को दे दी, जिसके कारण ये मजदूरों के खातों में पहुंच गई और राज्यों को इससे भी काफी ताकत मिली है। दूसरा, मनरेगा का कामकाज द्रुत गति से चल सके और मनरेगा की राशि का उपयोग जल संरक्षण की संरचनाओं में हो सके। मई जून के महीने में जल संरक्षण की दृष्टि से मनरेगा अद्भुत कार्य कर सके, इस विषय को लेकर हम लोगों ने 33,000 करोड़ रुपए की स्वीकृतियां राज्यों को प्रदान कर दी हैं। आज वीसी में बातचीत हुई है, राज्य अपने अपने वर्क प्लान के अनुसार इस मनरेगा को आगे बढ़ाने पर काम कर रहे हैं। मनरेगा के काम को बढ़ाने की दृष्टि से मूर्त रूप देने के समय निश्चित रूप से लॉकडाउन के सभी निर्देशों का पालन हो, यह सुनिश्चित करने के लिए सबको कहा गया है। प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना जो है, इस योजना के अंतर्गत गांव-गांव में सड़कें बनना है। प्रधानमंत्री सड़क योजना का तीसरा फेज शुरू हो गया है। इस फेज में 1,25,000 किलोमीटर सड़क बनना है। इस पर 80,250 करोड़ रुपए का खर्चा आने वाला है। भारत सरकार पूरी तरह इस काम को आगे बढ़ाने के लिए तैयार है। ओके, तो काफी जबरदस्त और जोरदार काम यहाँ चल रहा है। हम ग्रामीण क्षेत्र की बात करें, ग्रामीण विकास, एग्रीकल्चर यानी आपके कृषि विभाग में या पंचायती राज, तो ऑल इन ऑल बहुत बहुत शुक्रिया सर हमारे साथ जुड़ने के लिए और हमें बताने के लिए कि किस तरह से मंत्रालय ये स्थिति और चैलेंजेस के साथ आगे बढ़कर काम कर रहा है, और पूरी डिटेल देने के लिए और समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद सर। तो ये थे नरेंद्र सिंह तोमर जी, जो कि हमारे कृषि, ग्रामीण विकास और पंचायती राज विभाग संभालते हैं, और उन्होंने बताया कि कैसे सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट मिलकर यहाँ काम कर रही है और कैसे इस विपदा को रिजॉल्व कर रही है। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। आप ज़रूर बने रहिए, अगले साइड हम कुछ और खास खबरें लेकर आएंगे।